सॉरी, जय हिंद दोस्तों। ओके, आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सी में कैसे होता है और क्यों ये एक इम्पोर्टेंट आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, चैप्टर बोल सकते हो। एक मेजर आपका हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मेजर पार्ट रहता है कि हाउ टू मैनेज योर मेमोरी। इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। और मेजर जो डिफरेंस होता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट है। वेब में क्या होता है, आपके पास एक लार्ज स्केल एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लाइक सर्वर्स होता है, क्लाउड है वेब के लिए, उसका प्रोसेस के लिए। और ये तो हो गया सर्वर साइड। अगर क्लाइंट साइड देखा जाए तो नॉर्मल एक लैपटॉप में एक जो रैम होता है 16 GB, 32 GB, 64 GB, डिपेंड करता है आप किस लेवल का ये ले। लेकिन मिनिमम आज के अभी के टाइम पे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है सॉफ्टवेयर का वो 8 to 16 GB का मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसी के हिसाब से कंपैटिबिलिटी, उसी के हिसाब से उसका फीचर्स आजकल जो डेवलप हो रहा है एप्लीकेशंस, उसी के हिसाब से फीचर कंपैटिबली सेट होता है। अब ये मोबाइल, अगर मैं इस चीज़ को मैं मोबाइल सेगमेंट में ले जाऊँ, मोबाइल में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेमोरी मैनेजमेंट क्योंकि एक वहाँ पर इतना ज़्यादा लार्ज स्केल मेमोरी अलॉटमेंट नहीं होता है। वहाँ पर एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसके अंदर 1 GB, 2 GB और 4 GB होता है मेमोरी। तो आप जब भी एप्लीकेशन, अगर जो भी एप्लीकेशन हो उसका इंटरनल एप्लीकेशन रहता है, बैकग्राउंड में बहुत सारे जगह जिस तरह का आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते रहोगे, बहुत सारा एप्लीकेशन का बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। जैसे गूगल होता है, फेसबुक, ट्विटर और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होता है जिसका बैकग्राउंड प्रोसेस चलता रहता है। इवन लोग जियो लोकेशन के लिए मैप, गूगल मैप हो गया, जियो लोकेशन आपका जो चलता रहता है, आप वो एक कंटिन्यूस रिसोर्स कंज्यूम करता रहता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि सारे एप्लीकेशन ये कर रहा हूँ। एक एग्जांपल है कि कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जिसका बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड सर्विस कंज्यूम हो रहा है। अगर एक स्टैंडर्ड एक एप्लीकेशन ले रहे हो, मैं अगर कोई एप्लीकेशन बना दिया और एक मूवी या फिर सॉन्ग्स सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूँ और उसको मैं बैकग्राउंड मोड में छोड़ दिया, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। डाउनलोड होने के बाद बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, आपको बैकग्राउंड में तो हो रहा है, आपको आइडिया है, आपने डाउनलोड करके छोड़ दिया, लेकिन फोरग्राउंड में फिर आपने दूसरा एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। अब उस केस में क्या होगा, बैकग्राउंड में भी प्रोसेस मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और फोरग्राउंड में आपने जो गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, कोई और भी एप्लीकेशन यूज करो, तो उस केस में भी आपका मेमोरी कंजम्पशन होता रहता है। तो ये ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में कंज्यूम करता रहे, तो अल्टीमेटली एक बोला जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए बहुत कम मेमोरी रिसोर्स अवेलेबल रहता है। अगर मैं 1 GB, अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट में एक मोबाइल में अगर मान के चलो 1 GB है, ठीक है ना, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% आपको मेमोरी कंजम्पशन, एक तो इंटरनल प्रोसेस चलता रहता है, इंटरनल जो आप उसका एप्लीकेशन चलता रहता है, ठीक है, वो एक स्मॉल चंक ले लेता है। फिर एक मेजर एप्लीकेशन रहता है, कुछ लार्ज स्केल एप्लीकेशन होता है, वो ले लेगा। फिर बहुत सारे छोटे मोटे एप्लीकेशन 10-12 एप्लीकेशन भी अगर डाल दिए बैकग्राउंड प्रोसेस वाला, तो एक अगर एप्लीकेशन में अगर मान के चलो 10 MB, 15 MB या फिर 50 MB कंजम्पशन ले रहा है, तो यही तो ऑलमोस्ट 400 MB का तो रिसोर्स ले लिया कंजम्पशन। तो आपका एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल कितना है, बहुत कम। तो उस अवेलेबल एप्लीकेशन में से भी आपको एक छोटा सा चंक यूटिलाइज करना है। तो वो जो छोटा सा चंक, सपोज मेरे को
एक एप्लीकेशन मेरे को बनाना है जो सर्वर से इमेज डाउनलोड करेगा, जैसे और मैं उस इमेज को लाइक और डिसलाइक करते लेफ्ट राइट या फिर टॉप पर, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर कोई दूसरा तरह का एप्लीकेशन हो गया, उस तरह का बनाना। तो उसमें मैं फ़ोटो को मैं स्क्रॉल करता रहूँगा और फ़ोटो को लाइक डिसलाइक करता रहूँगा अच्छी तरह। तो उस केस में क्या होगा, मेरे फ़ोटो रेगुलर मेरे पास आना चाहिए, ऑलरेडी डाउनलोड होना चाहिए, तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगा। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है कि आप किस तरह से एक मेमोरी को मैनेज करोगे। अगर वो चला गया तो वो इस जैसे इंस्टाग्राम में फ़ोटो ही चलाते हैं या फिर टेबल व्यू में अगर फ़ोटो अपलोड डाउनलोड और ये डाउनलोड होता है, जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप किया तो वो जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ तो उसका तो मेमोरी आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो उस मेमोरी को रिलीज़ करके फिर एक उसके जगह पर कोई दूसरा एक आपको फ़ोटो रिप्लेस करना है। तो इस तरह का आपको एडजस्टमेंट करना है। अगर अदरवाइज में अगर 100 फ़ोटो, एक फ़ोटो का साइज़ में 1 KB ले लिया या 2 KB ले लिया, 100 फ़ोटो अगर मेरा सर्वर पे है तो यहाँ पर कितना आपको 200 KB मीन्स सिर्फ 200 KB वो एक लाइन पे कंज्यूम करता रहेगा। अगर मैं सिस्टमेटिकली उसको यूज करूँगा उस मेमोरी को, तो मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा कितना 6 KB या फिर 7 KB का मेरा यूटिलाइजेशन होगा। मैं तो एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि ये 7 KB होगा, उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, उससे बहुत कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो नॉर्मली ये तो ये ओवरव्यू है कि मेमोरी मैनेजमेंट आपको क्यों करना है। अब इसका कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। ओके, अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे आपका एक क्लास है, ठीक है ना, आपका एक क्लास है, ठीक है, क्लास का उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस केस में क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट आप बनाना, ओके, इज इक्वल टू alloc। ये जो एलोकेशन हो गया ना, आपने एलोकेशन किया, ओके, alloc और init, ठीक है। आपने ये जो एलोकेशन है, तो जैसे आपने एलोकेशन किया ना, तो उसी समय ही इस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी लोकेशन अलर्ट हो जाता है। ये एक मेमोरी लोकेशन 002 तो ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक मेमोरी एलोकेशन अलर्टमेंट हो गया उस ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं जब तक यूज करूँगा तब तक ये मेमोरी एलोकेशन यूटिलाइज होता ही रहेगा, ओके। अब मेरा कुछ इस फंक्शन या फिर क्लास के बाद मैंने दूसरे क्लास में चला गया, तो उस केस में क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का मेरा काम खत्म हो गया। अब मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऑब्जेक्ट को मेरे को जितना भी इसका कंजप्शन है मैं इसको रिलीज़ कर दूँ। अदरवाइज मेरा पूरा एप्लीकेशन में ये ऑब्जेक्ट जितना बार यूटिलाइज होता रहेगा उतनी बार मेरा मेमोरी एलोकेशन ऐसा बढ़ता रहेगा, ओके। ऑब्जेक्टिव में एक टर्म है रिटर्न करके, आपने अलोक तो कर दिया। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को इस ऑब्जेक्ट में रिटर्न करूँगा ना, अलोक करते ही इसने यहाँ पर +1 करके एक स्पेस ले लिया, ठीक है। +1 मतलब एक अलोकेशन में स्पेस ले लिया, मीन्स इस ऑब्जेक्ट का एक ही इंस्टेंस अभी तक बना हुआ है, ओके। अब मैं उसको रिटर्न करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट का और एक इंस्टेंस बन जाएगा। तो +1 मतलब इस ऑब्जेक्ट का कितना इंस्टेंस बन गया, 2 इंस्टेंस बन गया। अब मेरा एप्लीकेशन जब तक चलता रहेगा, मतलब उस क्लास में हूँ या फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं जब तक कंजम्पशन करता रहूँगा तब तक इस ऑब्जेक्ट का मेरा रिटर्न काउंट कितना रहेगा, 2 रहेगा।
अब अगर मैं इसको रिलीज नहीं करूँगा तो ये पूरा रिटर्न काउंट, ये पूरा स्पेस क्या करेगा, ये पूरा स्पेस, पूरा ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ये एप्लीकेशन को कंजम्पशन कंटिन्यू लेता रहेगा। आप इस चीज़ को यूज करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर रिजर्व रह गया इसके लिए। अब इसको फ्री करने का दो तरीका है। पहला, इसको आप फोर्सफुली रिलीज कर दो या फिर डीएलोकेट करो। दूसरा, सिस्टमेटिकली ये कुछ टाइम के बाद ये रिलीज होता है ऑटोमेटिक, जो रिफ्रेश काउंट जो ARC के थ्रू, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे जैसे ये इसी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट पर दूसरे वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ARC के थ्रू वो काउंट होता है, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश काउंट डिक्रीज होता है। सो जैसे आपने उसको कंजम्पशन किया तो उसको आपको डीएलोकेट करना है। पहले क्या होता था, हमें फोर्सफुली उसको रिलीज करना पड़ता था। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट को मैंने हम लोग उसको ऑब्जेक्ट लेते थे, उसके आगे में रिलीज लिखते थे, ठीक है। तो वो रिलीज होता था। जितने बार हम लोग उस क्लास को यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज जैसे ही ख़त्म हुआ क्लास एंड पे या फिर उसका यूज के एंड पे उसको रिलीज कर देते थे। तो उससे क्या होना, ये वाला ब्लॉक फ्री हो जाता था। एक ब्लॉक फ्री हो गया तो मेमोरी लोड सिस्टम से हट गया, ठीक है। और ये जो बाकी रहा ये वाला ब्लॉक, जैसे इसको ब्लॉक हो गया रिलीज या फिर एक ऑब्जेक्ट रह गया, वो आप उसको डीएलोकेशन ब्लॉक पे भी रिलीज कर सकते हो या फिर इस ब्लॉक के कंजम्पशन के बाद ही उसको रिलीज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये कोशिश करना, जब तक इस ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर रहे हो ना, तब तक रिलीज कॉल ना करो। उससे क्या होना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट फाउंड बताएगा, फिर नल, फिर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, उसका इनिशियलाइजेशन है ही नहीं, कुछ नहीं, आप तो पहले ही रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद आप उसका मेमोरी एलोकेशन नहीं है, वो थ्रो कर देगा इधर। ओबियसली उसका आपने ऑब्जेक्ट को एक अलॉटमेंट दिया। अगर मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ओबियसली मैं उसका एक कुर्सी दूंगा या फिर एक सोफा भी, आप वहाँ पर बैठिए, आप इसको ये कीजिए, जो सोफा में आप उसको बैठ जाइए। जैसे वो बैठते हैं तो वो वाला स्पेस वो कंजम्पशन उन्होंने कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पर तो मैं दूसरों को नहीं बैठा सकता ना, तो ये मेमोरी एलोकेशन उसी तरह का। आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मीन्स उनके लिए चला गया। अगर मैं दो गेस्ट को बुलाऊंगा तो दो ऑब्जेक्ट और ये एलोकेशन ले गया, या फिर दो सोफ़ा सेट सोफ़ा में उनको एक ही सोफ़ा में दो स्लॉट में ये कर दिया। मतलब फुल साइज अगर सोफ़ा में अगर 3 लोग बैठ सक रहे हैं तो मैं तीन गेस्ट के लिए मेरा स्पेस वहाँ पर, दो गेस्ट वो बैठ गए, एक गेस्ट खा लिया। अब अगर मेरे को अगर रेगुलर उसको यूज़ करना है, एक साथ है, सपोज मेरे घर में एक साथ एक दिन में मेरे को 15 गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना, और मेरे पास सोफ़ा है, तो एट ए टाइम 5 लोग बैठने का सोफ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, उनको टाइमली बुला दूँगा। मीन्स अभी के लिए आप 5 आइए, या फिर ये 5 जाने के बाद नेक्स्ट 5 को बुलाइए। उससे क्या होगा ना मेरे घर पे गेस्ट का कुछ ज़्यादा क्या होता है रस रहेगा, और ना ही उनको कुछ ये रहेगा। मैं अगर स्लॉट वाइज बुलाऊंगा, ये 5 गेस्ट जाने के बाद या फिर 2 गेस्ट जाने के बाद मैं 2 और गेस्ट को बुलाऊंगा। उससे क्या होना, गेस्ट भी आते रहेंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता रहेगा, और मेमोरी कंजप्शन भी ओवरलोड नहीं होगा। मैं जितना सोफ़ा है उतना ही गेस्ट रह गया, तो वो एक वेल मैनेज पे आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है कि आप ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट रिलीज भी करो। अब
पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्सफुली रिलीज कर देते हैं, जैसे हम लोग गार्बेज कलेक्टर वो कलेक्ट करता था, हम लोग उसको ऑब्जेक्ट से उसको रिलीज करते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने मैं ये एप्पल वालों ने फिर उन्होंने iOS आई थिंक 4 और 5 में, अगर कंफ्यूज ना हो तो आई थिंक 4 और 5 इन दोनों में से कोई एक वर्जन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ARC, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंट मीन्स आपने ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कितना ऑब्जेक्ट बन गया है, आपको आइडिया नहीं है, तो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का कंजप्शन आपने हटा दिया, मीन्स आप सिस्टम को लगा कि इस ऑब्जेक्ट का और कंजप्शन है ही नहीं, कहीं पर कंज्यूम नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा। ओके, तो यह है ARC का कंसेप्ट। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं इसका क्या है एक्चुअली। इट इज़ द प्रोसेस बाय हुइच द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड। जैसे मैंने बोला था, मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड एंड डीएलोकेटेड व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जैसे मतलब मैंने बताया था, जैसे आपने एलोकेट किया तो वो मेमोरी स्पेस कंजप्शन ले लिया, जैसे ही उसका रिक्वायर्ड खत्म हो गया वो डीएलोकेट हो गया। ऑब्जेक्ट इसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एक तो मैनुअल रिटर्न रिलीज हो गया और दूसरा है ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। ये जो है ना, ये पहले होता था, ठीक है ना, अभी ये ऑलमोस्ट हट गया है। मैनुअल जो रिलीज वाला है अभी ये ऑलमोस्ट हट गया है। अभी जो मेमोरी को हैंडल करता है ये ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, ठीक है। आप इस चीज़ को ये चले, हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करेंगे, व्हाट इज ARC। ओके, तो आप मान के चलिए मेमोरी मैनेजमेंट को 2 तरह का हैंडल कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंट के थ्रू और मैनुअल रिटर्न रिलीज में, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट अभी के जो सॉफ्टवेयर आ रहा है और अभी के जो बिल्ड्स आ रहे हैं उस पर ये नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्लास 1 है, ये क्लास B है, ठीक है ना। आप जैसे उसको एलोकेट कर रहे हो ना, उसका रिटर्न काउंट 1 हो गया, मीन्स उसका एक मेमोरी स्पेस उसने एक कंजप्शन ले लिया। उस क्लास का जितना भी साइज होगा, जितना उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स लिया होगा, जितना भी उसका साइज हुआ उस क्लास का, उसने मेमोरी ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही एक उस क्लास को अगर आपने यूज कर लिया, आप उसको रिटर्न कर रहे हो, इस क्लास को आप रिटर्न कर रहे हो, तो उसका मेमोरी काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये क्लास 3 हो गया। क्लास 3 क्या, उसने कॉपी किया। कॉपी मीन्स ये ऑलरेडी कंजप्शन है, उसको उसने कंज्यूम किया, उसका रिटर्न काउंट नहीं बढ़ा रहा है उसने, ठीक है। तो पॉइंट इज, जैसे आपने एलोकेशन किया और रिटर्न किया ना, एलोकेशन करते ही एक हो जाता है, उसका मेमोरी स्पेस, मेमोरी एलोकेशन इंक्रीज होता है और रिटर्न काउंट में भी एक इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली अगर ये पिक्चर को देखें तो उसका इस क्लास का अल्टीमेटली कितना ऑब्जेक्ट काउंट बन गया, मेमोरी काउंट 2 हो गया। तो उस केस में हमने क्या किया, उसको रिलीज़ किया, 2 में से रिलीज़ किया कितना, ये हो गया 1। अब इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बचा है और मैंने फिर उसको रिलीज़ कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका काउंट कितना बढ़ गया, 0। जैसे 0 हो गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, मीन्स इसका एलोकेशन अब मेमोरी में नहीं है, वो एलोकेशन किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उसने देखो कॉपी किया, कॉपी मीन्स इसने उसी का ही ले लिया। अब उसने क्या किया, रिलीज जैसे किया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर जैसे रिलीज करेगा फिर उसको 0 आके डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे आप एलोकेशन करते हो, रिटर्न करते हो ना, तो उसका काउंट हो जाता है इंक्रीज, और रिलीज करते हो उसका काउंट होता है डिक्रीज बाय 1। तो ये देखो
ये ऐसे रिटर्न काउंट 1 हुआ, ओके, देन एक रिटर्न काउंट 1 हो गया। जैसे मैंने उसको रिलीज़ किया तो 1 माइनस हो गया, फिर रिलीज़ किया, फिर 1 माइनस हुआ, डीएलोकेट हो गया, मीन्स यहाँ से मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ से मेमोरी क्रिएट हुआ। यहाँ पर मैंने अलग लिखा होगा, ओके, और ये रिलीज़ का या फिर डीएलोकेट, एलोकेशन यहाँ होगा और ये डीएलोकेशन। ए मेमोरी पूल इज ए लॉजिकल डिवीजन ऑफ ए मेमोरी और स्टोरेज दैट इज रिजर्व फॉर प्रोसेसिंग ए जॉब और ग्रुप ऑफ जॉब्स। सारा जितना मेमोरी है ना वो स्टोर होता है, आप कह सकते हो एक सो हीप, एक जो ऑब्जेक्टिव सी जो फॉलो करता है जिस मेमोरी को, वो है हीप स्ट्रक्चर को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी फॉलो करता है एक्चुअली एक क्लास बेस्ड होता है ना, ऑब्जेक्टिव सी एक्चुअली क्लास बेस्ड है और सूट जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड जो फॉलो करता है स्टैक मेमोरी कंसेप्ट को, और ऑब्जेक्टिव सी है फॉलो करता है क्लास बेस्ड को, ठीक है ना। और ये क्लास बेस्ड किसको फॉलो करता है, हीप मेमोरी को। तो इस जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, ये एक मेमोरी पूल में ऐड होता है। On your system, all main storage can be divided into logical allocation called memory pools. By default, the system manages transfer of data and programs. It's a managed normal. Okay. तो आपका जितना भी मेमोरी से आप जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, जितना भी इंस्टेंसेस बना रहे हो, इस सब एक चंक का एक मेमोरी कंजम्पशन लेता है। तो आपको जो भी सिस्टम आगे से डिजाइन भी करना है ना, इसीलिए क्यों जब भी एक अगर लार्ज स्केल या फिर स्केलेबल एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो तो वहाँ पर हर एक बिट को, हर एक बाइट को चेक किया जाता है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों ले रहे हो, आप यहाँ पर इंटीजर क्यों ले रहे हो, NS इंटीजर क्यों ले रहे हो, आप यहाँ पर कैरेक्टर क्यों ले रहे हो, कलेक्शन क्यों ले रहे हो, ऑब्जेक्ट इसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्यों हो, इतना ज़्यादा नेटवर्क कंजप्शन कॉल क्यों, हर एक नेटवर्क कॉल पे एक मेमोरी कंजप्शन होता है। तो इसीलिए वो रिव्यू में जाता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा मेमोरी क्योंकि हर एक बाइट वहाँ पर मैटर करता है, हर एक बाइट ऑफ कोड आपका जो मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये वही है, ये ऑब्जेक्ट का उसको रिटर्न करो, फिर ओके। ऑब्जेक्ट यूजेस रेफरेंस काउंटिंग टू इम्प्लीमेंट द concept of object ownership. Every object keeps an internal count of how many times it has been owned. Yes, ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट यूजेस रेफरेंस काउंटिंग, मैंने बोला था ना ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। जैसे आप ऑब्जेक्टिव से आप उसको ऑब्जेक्ट में क्लास उसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे, वो ऑटोमेटिकली उसका काउंटिंग चेक करता रहता है कि कितना काउंट है उसका मेमोरी, मीन्स कितना उसका कितने बार आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो, या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी क्लास ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपने कोई API का ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। Each time something puts its hand up and says I need this object, the return count is incremented. तो इस केस में वो यूज़ करते हैं रिटर्न का, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जो परसिस्ट करता है और उस चीज़ को एक उसका बोला कि एक डुप्लीकेट कॉपी, आप डुप्लीकेट तो नहीं है, उसका एक मेरे को कॉपी चाहिए और मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या होगा ना, इसका एक इंक्रीमेंट काउंट बढ़ जाता है। Each time something puts its hand up and says I need this object, the return count of incremented. And each time something says it's no longer needs, जैसे ही मेरे को उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ तो उसका इंक्रीमेंट माइनस हो जाता है, मीन्स एक लेवल डाउन हो जाता है। जैसे जैसे डाउन हो के जैसे उसका काउंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये मेमोरी पूल से हट जाता है, ये माइनस होता है, मेमोरी पूल से हट जाएगा, क्योंकि वो स्पेस आपने
डी एलोकेट कर दिया और वो स्पेस अब फ्री है। और ये तो हो गया मेमोरी पूल में। लेकिन आपने जिस मेमोरी में ऑलरेडी एलोकेट किया होगा उस मेमोरी मेमोरी ब्लॉक में आपने जो एलोकेट किया होगा वो ब्लॉक भी फ्री हो गया, तो वो ब्लॉक किसी और टास्क को या किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन कर देता है, सिस्टम कर देता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, आप इसको ये एक ओवरव्यू है मेमोरी मैनेजमेंट का कि कहाँ क्यों मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, और क्यों मैटर करता है हर एक, जैसे लाइन ऑफ कोड में हम लोग मैटर करता है कि ऑब्जेक्टिव में हो, जैसे आप राइट करते हो हर एक स्ट्रिंग्स, हर एक कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो हर एक एलोकेशन एक मेमोरी बाइट को कंज्यूम करना शुरू कर दें। ज़्यादा आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज करोगे उतना वो साइज में इंक्रीज होता रहेगा। अगर साइज ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपका एप्लीकेशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा बड़ा कंजम्पशन ज़्यादा लेता रहेगा। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा कंजम्पशन या फिर ज़्यादा ये होगा तो उससे क्या होता है, स्लो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपका मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। उससे क्या होना, आपकी प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, तो वहाँ पर यूज़र एंगेजमेंट भी आपका घट जाता है। मीन्स अल्टीमेटली आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जितना आपका मेमोरी को आप जितना फ्लेक्सिबल हैंडल कर सकते, जितना कंफर्टेबल आप उसको हैंडल कर सकते हो और जितना फास्टली हैंडल कर सकते हो, उतना आपका एप्लीकेशन उतना ही ज़्यादा क्या कह सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो, आप मोर अफोर्डेबल भी कर सकते हो। ओके, तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट था मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ARC, और होपफुली ऑटो रिलीज पूल भी हम लोग डिस्कशन करते हैं उस पर। ओके, ARC एंड ऑटो रिलीज पूल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।